धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। संत कबीर दास जी के इस दोहे से आज के अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने का एक खास कारण है। जैसे कि धीरे धीरे करते करते एक वृक्ष फलीभूत होता है, ठीक उसी तरीके से अगर मन में धीरज हो, धैर्य हो, तो फिर संकल्प से सिद्धि तक की भी यात्रा पूरी होती है। ठीक वैसे ही जैसे श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर के निर्माण का स्वप्न पूरा हो रहा है। इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी, जो बीते कई वर्षों से अथक प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और ये परिश्रम आप साकार होते हुए देख रहे हैं। सपनों का राम मंदिर अब मूर्त रूप ले रहा है। चंपत जी, इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे विषय हैं जिन पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन शुरुआत यहीं से, एक स्वप्न को पूरा होते देख रहे हैं हम। वो स्वप्न हिंदू समाज का, अयोध्या के संत महात्माओं का, अयोध्या के चारों ओर छोटी छोटी रियासतों के राजाओं का, वर्तमान में जीवित उनकी पीढ़ियों का, वंशजों का स्वप्न, जिसके कारण 500 साल तक अयोध्या में कभी हिम्मत नहीं हारी। 1528 से लेकर और 1984 तक ये लड़ाई केवल अयोध्या तक सीमित थी। अयोध्या में कभी खून खच्चर नहीं हुआ। अगर हुआ तो 1934 से पहले हुआ। 1934 के बाद अयोध्या में समाज में कभी सड़क पर टकराव भी नहीं हुआ, लेकिन संघर्ष जारी रहा। तो ये स्वप्न एक व्यक्ति का नहीं, असंख्य समाज का स्वप्न है। चंपत जी, 86 और 87 का वो दशक, जब पहली बार एक डिजाइन तैयार किया गया कि राम मंदिर जब बनेगा तो राम मंदिर कैसा दिखेगा, उस वक्त क्या सोचा गया और वहां से लेकर यहां तक की यात्रा डिजाइन में, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 1986 में हमारे पास जो प्लॉट था, जिसके लिए अदालत में मुकदमे चलते थे, वो प्लॉट बहुत छोटा था। 14,000 स्क्वायर फीट, यानी 1/3, 0.3 एकड़, 3 एकड़। उसके सामने कुछ जमीन खरीद ली थी, कुछ कल्पना थी मिल जाएगी, इसलिए उसी के अनुरूप एक छोटा सा मॉडल तैयार किया गया था। पत्थरों का मॉडल अहमदाबाद के चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने बनाया। चंद्रकांत भाई सोमपुरा की कई पीढ़ियां टेम्पल आर्किटेक्ट हैं, 14-15 पीढ़ियों से। उसी के अनुसार ये पत्थर नक्काशी करके रखे हैं। ये लगभग 2006 से रखे हुए हैं। 1991 से लेकर 2006 तक यहीं पर नक्काशी हुई, इसी धरती पर, जहां मैं बैठा हूं, जहां आप बैठे हैं, इसी प्लॉट पर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 70 एकड़ जमीन दे दी, तो ये हुआ कि अब हम कुछ डायमेंशंस बढ़ा सकते हैं, और इसलिए आर्किटेक्ट ने कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई बढ़ा दी, कुछ ऊंचाई बढ़ा दी। लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो जो का त्यों है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पिलर्स, वो नहीं बदला। इसके कारण जो ऊपर रखने वाले बीम है वो जो की त्यों रहे। पिलर्स की कुछ मोटाई बढ़ गई, कुछ लंबाई बढ़ गई,
अगल बगल में 2 गुंबद और बढ़ गए, इतना ही हुआ है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉमन है। 1 एकड़ से 70 एकड़ का मिल जाना, कभी आप लोगों ने सोचा था कि ये दिन भी आएगा कि 70 एकड़ और फिर डिजाइन का इस तरीके से बन पाना? ये सपने जैसा नहीं लग रहा था जब फैसला आया? आज 0.3 एकड़, नॉट 1 एकड़, उसका भी डेसिमल 3 एकड़, 14,000 स्क्वायर फीट, और अब 70 एकड़। तो शायद ये भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है, उसी का परिणाम है। इस 70 एकड़ के विकास को किस तरीके से लेकर आगे बढ़ा जा रहा है? क्योंकि मैं आपका ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं भी मौजूद थी और आपने समझाया कि किस तरीके से केवल 8 से 10 एकड़ में मंदिर है, लेकिन पूरा 70 एकड़ डेवलप किया जा रहा है और उसमें हर सुविधा देने की कोशिश की गई है। देखो, एक है टेम्पल, फिर टेम्पल को कवर करने वाला रेक्टेंगुलर परकोटा, जिसका रनिंग लेंथ चारों दिशाओं में लगभग 732 मीटर है और परकोटे की चौड़ाई 14 फीट है। इस परकोटे में भी 6 टेम्पल है। पंचायतन, सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति और 5वें देवता है विष्णु, विष्णु का अवतार राम, हनुमान जी, अन्नपूर्णा। अगर इतने को मान लिया जाए तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लेकिन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर 7 मंदिर और बनाएंगे। वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या। राम के वनवास काल का अंतिम प्राणी जो राम को मिलता है वो है जटायु। जटायु की स्थापना वहां कुबेर टीला पर कर दी गई है। अगला विचार ये आया कि जो समाज अंदर आएगा, इनको कहीं आराम करने की, बैठने की, थकान हो जाए तो आराम करने की जगह चाहिए। ये अपने जूते, चप्पल, मोबाइल कहाँ रखेंगे? 25,000 यात्रियों के लिए लॉकर, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, यहां पर एक छोटा सा प्राइमरी ही क्यों ना हो, चिकित्सा केंद्र, वो सब सुविधाएं जो नागरिकों को बिना किसी मूल्य चुकाए और जीवन की मौलिक बातें प्राप्त हो जाएं। कहीं जीवन की नित्य क्रियाओं के लिए जाना पड़ेगा, उसका एक ब्लॉक, इसका जो सॉलिड वेस्ट होगा कहाँ जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, एक से काम नहीं चलेगा, 2। वर्षा का पानी कहाँ जाएगा, स्नान गृह का पानी कहाँ जाएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। फायर ब्रिगेड को पानी की आवश्यकता यदि कभी पड़ गई तो उसके लिए अंडरग्राउंड रिजर्वायर। बिजली डायरेक्ट पावर हाउस से लेंगे, रिसीविंग स्टेशन, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, इतनी सब चीजें वहां बनाई जाएंगी। हमारे कैंपस में से 0 डिस्चार्ज सीवर, नगर निगम के सीवर में गया, वो सीवर अगर चौक हो गया तो जनता को कष्ट होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर 70 एकड़ का पानी नगर निगम की नाली में चला गया तो सड़क पर बहेगा, जनता को कष्ट होगा। इसलिए 0 डिस्चार्ज की पॉलिसी पर चल रहे हैं। 0 डिस्चार्ज का ऑब्जेक्ट लेकर काम कर रहे हैं, तब हम सफलता पा पाएंगे। इसलिए ये अपने में
आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट है। अगर हमने नगर निगम से बिजली का कनेक्शन लिया तो जनता को क्या मिलेगा? इसलिए पावर हाउस से डेडिकेटेड लाइन 33 किलोवाट ये हम ले रहे हैं। हम कहेंगे हमने ले ली है, अंदर कनेक्शन चालू हो गया है। पानी का बोरिंग, वर्षा का पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए, नाली में वेस्ट ना हो, ताकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रहे। तो हम पानी भी जमीन से प्राप्त करेंगे, आरओ ना करना पड़े। आरओ करते हैं तो इट इज द वेस्टेज ऑफ वाटर। कोई भी नागरिक आएगा तो अधिक से 24 घंटे रुकेगा, 24 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मंदिर में अधिक से अधिक 1 गिलास पानी पिएगा, अपने घर जाकर आरओ मशीन लगाएगा, पिएगा। तो हमने अपने कैंपस को सब प्रकार की वेस्टेज से बचाया है। चंपा जी, जैसा कि आपने बताया, ये अपने आप में एक आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट है। जब हमें से कई सारे जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं दर्शक, मैं भी जब राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, ये राम मंदिर नहीं जो बन रहा है, बल्कि वो मंदिर जहाँ पे राम लला विराजमान है, जो एक टेंट में विराजमान है, चंपा जी, जब मैं वहाँ दर्शन करने के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे बड़ी संख्या में वृक्ष दिखाई देते हैं, जंगल दिखाई देते हैं। उन जंगलों को क्या काटा जाएगा या फिर उन जंगलों को वैसे ही रखा जाएगा? पर्यावरण की रक्षा होगी। 70 एकड़ का अधिक से अधिक 30% लैंड पर कंस्ट्रक्शन होगा। इसमें सड़कें भी आ जाएंगी। 30% का मतलब होता है अधिक से अधिक 20 एकड़, 50 एकड़ भूमि पर वृक्ष। सुंदर। आज मैंने कभी गिनती नहीं की है, कोई कर भी नहीं सकता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने भी कभी गिनती नहीं की। शायद 500 से 600 वृक्ष अंदर विराजमान है। 50 से भी अधिक फैमिली के वृक्ष अंदर विराजमान है। वो वहां का सौंदर्य है, वो वहां का सौंदर्य है। अब 50 फैमिली, अभी हमने नक्षत्र वाटिका 3 साल पहले लगाई, वो धीरे धीरे पनप रही है। तो वहां पर इतनी अधिक हरियाली और वृक्ष हैं, उसी के कारण नॉर्मल टेम्परेचर 4-5 डिग्री कम हो जाता है। आपने अभी नक्षत्र वाटिका का जिक्र किया, थोड़ा आप समझाएंगे नक्षत्र वाटिका क्या होती है? मैं उतना डिटेल नहीं जानता। हर नक्षत्र के लिए एक पौधा है और उसकी एक किताब है। तो 27 नक्षत्र हैं तो 27 प्रकार के पौधे हैं। वो 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगवाए थे, वो खुद आए थे और वो पनप रहे हैं। अब मंदिर के अंदर जब श्रद्धालु आएंगे दर्शन के लिए तो वो जो ईस्टर्न गेट है, पूर्वी द्वार है, वहां से आएंगे और सदर्न गेट वहां से एग्जिट होगा। लेकिन दर्शक ये जानना चाहेंगे, श्रद्धालु ये जानना चाहेंगे कितनी सीढ़ियों को उन्हें पार करके और फिर कौन से मंडप से होते हुए प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। देखो, मंदिर का पहला प्लिंथ 12 फीट ऊंचा है और पहले प्लिंथ के ऊपर दूसरा प्लिंथ लगभग 4.5 फीट ऊंचा है। तो ये हो गया 16 फीट, 16.5 फीट। तो मिनिमम 32 स्टेप्स, 32 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। पूर्वी द्वार का मतलब होता है सिंह द्वार। थोड़ा आगे चले टुवर्ड्स वेस्ट तो पहला मंडप, उसका नाम है नृत्य मंडप। नामकरण संस्कार तो बाद में होता है जी। नृत्य मंडप से और पश्चिम दिशा की ओर बढ़े रंग मंडप, रंग मंडप से और आगे बढ़े सभा मंडप, सभा मंडप के दाईं ओर बाईं ओर 2 मंडप और हैं। एक को कह दिया गया है कीर्तन मंडप, एक को कोई और नाम दे दो, भजन मंडप, कुछ भी दे दो। और उसके बाद गर्भगृह, गर्भगृह के पीछे
परिक्रमा। तो इस प्रकार सिंह द्वार से प्रवेश करके लगभग 350 फीट पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे, तब दर्शन होंगे। अब राम मंदिर के गर्भगृह की हम बात करें। राम मंदिर के गर्भगृह में मैं पढ़ रही थी चंपत जी की लकड़ी की एक बड़ी चौखट लगाई जाएगी, और वो चौखट की जो पूजन अर्चना जो की गई है वो भी वाल्मीकि समाज के द्वारा पूजा गया है। इतनी इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक विशेषताओं का ख्याल रखा गया चंपत जी। हाँ, गर्भगृह में दरवाजा लगेगा ही, और वो लकड़ी का है, और मेरे विचार से 12 फीट चौड़ा है, ऊंचाई 9 फीट के आसपास है। अच्छी सुंदर नक्काशी है, कन्याकुमारी के कारीगरों ने नक्काशी की है, उस पर सोने की पत्र चढ़ाई जा रही है। सभी लोगों ने अपने अपने काम की शुरुआत पूजन से की है जी। तो लकड़ी का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने भी अपने काम की शुरुआत पूजन से की। इतना सा छोटी छोटी बात है, इसके पीछे कोई दूसरा विचार नहीं है। विचार यही है कि राम सबके है, और सबके हृदय में राम निवास करते हैं। राम का वास प्रत्येक नागरिक के हृदय में है। जीव जंतु के अंदर राम निवास करते हैं, आत्मा उनकी रहती है। तो राम सबके हैं, इसलिए कौन सा काम किसने किया तो सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें है। वो तो आज हमने देखा भी, जब हमने देखा जो वहाँ पर लगे हुए कारीगर हैं, जो श्रमजीवी हैं, जो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, वो भी इतने उत्साह के साथ जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर। चंपत जी, मंदिर में सोने से जड़े हुए 14 दरवाजे लगाए जा रहे हैं। कुल 44 दरवाजे हैं। 44 दरवाजे, 44। और ये विचार है कि लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी भी महाराष्ट्र के वलार शाह की है, सागौन, टीक, संभवतः वही लकड़ी बेस्ट है कि इन दरवाजों पर गोल्ड इसकी कोई पत्ती लगे, वो लगाई जा रही है। मैं एक बार फिर से श्रद्धालुओं पर ही आती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। अब दर्शनार्थ जितने श्रद्धालु आएंगे उसमें वृद्ध भी होंगे, उसमें दिव्यांग भी हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या असुविधा नहीं होगी? ऐसी असुविधा को दूर करने के लिए फिर क्या सोचा गया? पूर्वी द्वार पर दाएं और बाएं दोनों तरफ 2 रैंप बनाए गए, व्हील चेयर जा सकती है। परकोटा में पश्चिम दिशा से एक बड़ी लिफ्ट यात्रियों के लिए लगेगी। लिफ्ट के माध्यम से यात्री अंदर आकर ऊपर जा सकते हैं। दिव्यांग, वृद्ध जी, ऐसे बंधुओं के लिए। चंपा जी, मैं आपका पूरा जीवन परिचय पढ़ रही थी। छोड़ो। नहीं चंपा जी, इसकी चर्चा किए बिना मैं कैसे छोड़ दूं आपको? छोड़ दो। जितने आपके साथी हैं, जितने आपके अनुज हैं, वो ये कहते हैं कि संघ वीएचपी के संघर्ष की परिणति है। इसे शब्दों में कभी तो आपको पिरोने का मन करता होगा। समाज न जाने कितने लोगों का जीवन गया है। 1984 से लेकर आज तक कम से कम 3 लाख गांव का इसमें कंट्रीब्यूशन है। वो फिजिकल कंट्रीब्यूशन है। अगर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन माना जाए तो 10 करोड़ लोगों का है। तो ये सब समाज का है। ये आपका बड़प्पन है, आप सब कुछ समाज पे के लिए कह रहे हैं और समाज के द्वारा कह रहे हैं। लेकिन चंपत जी, संघर्ष तो रहा होगा ना आपका निजी भी। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। कभी पुराने दिन याद आते हैं? नहीं, क्या करना है। कथा जो बीत गया सो बीत गया। कभी इमोशनल नहीं होते हैं? हम अपना कर्तव्य पूर्ति कर रहे हैं, भगवान जो करा रहे हैं वो कर रहे हैं। हम परमात्मा के हाथ के टूल है।
बहुत धन्यवाद चंपत जी हमें समय देने के लिए। तो आपने सुना चंपत राय जी को, जिन्होंने कई वर्षों की मेहनत इस कार्य में संलग्न रहे। राम मंदिर का निर्माण आज हो रहा है, लेकिन जब भी उनसे बात होती है तो केवल मंदिर के निर्माण के बारे में ही बात करते हैं, ना निजी जीवन, ना निजी व्यवहार, ना अगर हम ये कहें कि उनके अपने संस्मरण क्या रहे हैं इस मंदिर से जुड़े हुए या फिर संघर्ष से जुड़े हुए, उसे साझा करने से बचते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो इस पूरे योगदान को समाज के लिए और समाज के द्वारा ही समर्पित करते हैं। इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो रहा है, बहुत जल्द प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और इसमें राम भक्तों का भी सबसे बड़ा योगदान अगर हम कहें चंपत जी के शब्दों में तो शायद यही सही होगा।